आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां पर 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। मुल्क एक है लेकिन 11 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। ऐसा मुल्क जिसका 77% हिस्सा एशिया में मौजूद है, जबकि 23% हिस्सा यूरोप के अंदर है। वो जो 23% हिस्सा यूरोप के अंदर है वो पूरे यूरोप का तकरीबन 40% हिस्सा बनता है। रशिया सच में बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन आमतौर पर ममालिक इतने ज्यादा बड़े हुआ नहीं करते। अगर हम इस कुरे अर्ज की बात करें तो इस कुरे अर्ज पर तकरीबन 193 ममालिक आबाद हैं, जिनमें से कुछ छोटे तो कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर छोटे ममालिक की बात करें तो मोनाको यूरोप का एक मुल्क है जिसका कुल रकबा 2.1 मुरब्बा किलोमीटर है। ये बहुत ज्यादा छोटा मुल्क है। और अगर हम बात करें बड़े ममालिक की तो मेरी तरह आपके ज़हन में सबसे पहले नाम चीन का आएगा। चीन आबादी के लिहाज से तो सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क है जिसका कुल रकबा 95 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर के मुल्क की तो वो है कनाडा जिसका रकबा 9.9 मिलियन यानी कि 99 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रुकिए, सब्र कीजिए, यहाँ देखिए, रशिया को देखें। रशिया का रकबा तकरीबन 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि कनाडा का बिल्कुल दुगना है। यानी कि 2 कनाडा मिलाए जाए तो 1 रशिया बनता है। मुझे लगता है अभी भी आप सही से समझे नहीं हैं। चलें नक्शे की तरफ जाते हैं। नक्शे में आप यहाँ देख सकते हैं कि रशिया यूरोप का एक हिस्सा है जो तुर्की के साहिलों के साथ मिलता है जाकर, और जबकि दूसरी तरफ इसके देखें तो इसके बॉर्डर चीन और कोरिया के साथ जाके मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 छोटे जजीरे नजर आते हैं। एक जजीरा अमेरिका का है जबकि दूसरा रशिया का। इनके दरमियान जो बाहिमी फासला है वो 3.7 किलोमीटर है। और अगर आप एक अच्छे तैराक हैं तो आप रशिया से यूएस आराम से तैर कर जा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है ऐसा कीजिएगा मत। तो दोस्तों, अब मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि रशिया कितना बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया हमेशा से इतना बड़ा नहीं हुआ करता था? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रशिया इतना बड़ा कैसे हुआ और आज तक उसका इतने बड़े इलाके पर होल्ड किस तरह से है। तकरीबन 1000 साल पहले रूस एक छोटा सा मुल्क हुआ करता था। यहाँ सलावी लोगों का तरक्की पजीर और खुशहाल ग्रोह रिहाइश पजीर था। इस खित्ते की बहुत बड़ी कमजोरी ये थी, यहाँ की ज़मीन सरसब्ज और मैदानी थी और कोई कुदरती रुकावट यानी कि पहाड़ और दरिया इस खित्ते के लोगों और हमला आवरों के दरमियान ना थी। ये खित्ता घुड़सवार हमला आवरों के लिए तो मिसाली था। और हुआ भी कुछ यूं, जब 40,000 घुड़सवारों ने, मंगोल घुड़सवारों ने यहाँ के लोगों पर हमला कर दिया और हस्बे मामूल उन्होंने कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर दिया। इज्जत व आबरू का ख्याल नहीं किया, शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया और सलावी लोगों को मंगोल हुकूमत को टैक्स देने पर भी मजबूर कर लिया, जो कि इनसे बहुत ज्यादा दूर थी। लेकिन रूस के एक शहर के बाशिंदों ने मंगोलों से लड़ने का फैसला कर लिया, मास्को उस वक्त खालों की तिजारत का मरकज था, इसलिए वो माली तौर पर भी बहुत ज्यादा मजबूत था। मास्को ने मंगोलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। उन्होंने यूरोप से गन और गन पाउडर खरीदे और जदीद टेक्नोलॉजी भी खरीदी और मजीद ये कि उनको इस्तेमाल करने के तरीके भी सीखे। और दूसरी जानिब मंगोल सल्तनत दुनिया के वसी हिस्से में फैलती जा रही थी। सल्तनत जितनी वसी होती है उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है। और फिर ऐसा ही हुआ जब मंगोल सल्तनत में दरारें पड़ना शुरू हो गई, जिसका मास्को बहुत पहले से इंतजार कर रहा था। उन्होंने मंगोलों पर हमला कर दिया। उनके पास पैसे थे, हथियार थे और बारूद भी था, जिसकी वजह से मंगोलों को अपने इलाकों से बाहर धकेलने में कामयाब हो रहे थे। मजीद ये कि वो मशरिक की जानिब बढ़ते जा रहे थे। अब ये बात तो यकीनी थी कि मास्को एक सल्तनत बनने वाला है। उन्होंने ये अहद किया कि अब कोई हमला आवर हमारे इलाकों पर कब्जा नहीं करेगा, हमसे हमारे इलाके छीन नहीं सकेगा। लेकिन क्या पहाड़ों और दरियाओं की सरहदों पर अदम मौजूदगी इनको किसी बैरून हमला आवरों से बचा पाएंगे?
ये एक सवालिया निशान था जो मॉस्को के लोगों के ज़हन में भी खटकता था। मॉस्को ने इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए पहाड़ों की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी और आखिरकार वो इन पहाड़ों की सरहदों को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनके पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी पहाड़ों की सरहद थी, तिजारत के लिए खाले थी और बारूद भी था। लेकिन रुकें, हम उन मैदानी इलाकों को तो भूल ही गए हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है जो कि मैदानी इलाकों गैप है। ये वही रास्ते हैं जहाँ से मंगोलों ने इन पर सलावी लोगों पर हमला किया था। इतने बड़े गैप की मौजूदगी में वो दोबारा भी इन पर हमला कर सकते थे। फिर यूं हुआ कि एक खौफनाक व ताकतवर शख्स रूस का हुक्मरान बनता है, आइवन द टेरिबल। रूस की सल्तनत को वुसअत देने के लिए इसके अज़ाइम बहुत बड़े थे। इसका मानना था कि हमें सिर्फ पहाड़ों तक नहीं रुकना चाहिए बल्कि मशरिकी इलाकों को जहां तक हम अपनी सल्तनत में शामिल कर सके कर लेना चाहिए। पहाड़ों की दूसरी जानिब वो साइबेरिया नाम की बर्फ की जमीन को पाते हैं जहां बहुत कम लोग आबाद थे। वहां के लोगों ने रूस के कब्जे के खिलाफ कोई मज़ाहमत ना की, लेकिन रूसियों की असली लड़ाई तो वहां पर जमा देने वाली सर्दी के साथ थी। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर ऐसे जानवर भी मौजूद थे जिनकी खालें बहुत मोटी थीं, जो यूरोपीय मंडियों के लिए नाकाबिले हद तक कीमती थी। और मजीद ये कि इन खालों ने रूसियों को साइबेरिया की सर्दी से बचाने में और मशरिक की तरफ पेशकदमी में ईंधन का काम किया। रूसी मशरिक की तरफ बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि वो पैसिफिक ओशियन तक जा पहुंचे। लेकिन वो यहाँ तक रुकने वाले नहीं थे, वो आगे बढ़ते चले गए। वो मॉस्को से बहुत दूर जा चुके थे। वहाँ के लोगों का कल्चर रूसियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जुबान मुख्तलिफ थी, लिबास मुख्तलिफ था। इसलिए वो जब भी किसी ग्रोह पर हमला आवर होते तो उनको पहले दावत देते कि वो रूसियों की सल्तनत में शामिल हो जाएं। और ये हैरानकुन बात है कि बहुत से लोगों ने, यूँ समझ लो कि 80% कबाइल ने रूसियों का सामना करने से इनकार कर दिया और उनकी सल्तनत को तस्लीम कर लिया। और जिन कबाइल ने रूसी सल्तनत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, उनके साथ वही हुआ जो बड़ी फौजें छोटे कबाइल के साथ किया करती हैं। रूसी सल्तनत बहुत सी ज़बानों और सकाफ़तों का मजमुआ बन चुकी थी। रूस आज 85 इलाकों पर तकसीम है, जिनमें से 22 को तो रिपब्लिक कहा जाता है। मतलब ये कि उनकी अपनी ज़ुबान है, अपना कानून है और वो बुनियादी तौर पर रूस से बिल्कुल अलग है, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर वो मॉस्को के ताबे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 22 ममालिक मुनफरद अंदाज में एक मुल्क के अंदर बस रहे हों। तो चलिए अब रूस में मौजूद चंद इलाकों की तरफ चलते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते हैं। रूस के मशरिक में रिपब्लिक ऑफ साका मौजूद है। ये रूस के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है जिसका रकबा तकरीबन 31 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ का टाइम मॉस्को से 6 घंटे आगे है। यहाँ के लोगों का ताल्लुक मॉस्को से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग शमाली साइबेरियन तुर्क ज़बान बोलते हैं। रिपब्लिक ऑफ साका का जो दारुल हुकूमत है ज़मीन का सर्द तरीन शहर है जिसका एवरेज टेम्परेचर तकरीबन -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तमाम इलाका बड़े बड़े ज़मीनी सुराखों से भरा हुआ है जहाँ दुनिया के 25% हीरों की तलाश के लिए कानकुनी की जाती है। अगर हम इस मैप की दूसरी जानिब देखें तो यहाँ दागिस्तान मौजूद है जिसकी सरहदें अज़रबैजान और जॉर्जिया से जाके मिलती हैं। यहाँ का मौसम बहुत खुश्क और गर्म होता है। यहाँ के लोग 13 मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। यहाँ 83% लोग मुस्लिम हैं। और आखिर में हम बात करेंगे एक और रूसी इलाके तुवा की। ये एक और रूसी इलाका है जहाँ रूसी नस्ल और ज़ुबान ना होने के बराबर है। यहाँ के लोगों का ताल्लुक मंगोलों से ज़्यादा है जो तुर्क ज़ुबान बोलते हैं। रूस एक मजबूत सरहद, खालों की तलाश और अपनी सल्तनत को बढ़ाने की गर्ज से बड़ा होता चला गया, जिसने अपने अंदर कई सकाफ़तों को और कई मज़ाहिब को अपने अंदर समेट के रख लिया। रूस की कामयाबी का जो राज है वो ये है कि इन्होंने कभी किसी की सकाफ़त पर हमला आवर नहीं हुए, उन पर कोई दोस्त ज़बरदस्ती नहीं की, उनको जैसे वो जीते हैं उनको जीने दिया गया। इसी वजह से आज रूस इतना बड़ा है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा ज़बानें बोल जाती हैं, जिनमें मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते हैं।